सुबह का वक्त था। ठंडी हवा में हल्की धूल घुली हुई थी। मैं रोज की तरह काम पर जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ा था। बस आई तो हमेशा की तरह खचाखच भरी हुई थी। लोग धक्का मुक्की करते हुए चढ़ रहे थे। मैं भी किसी तरह अंदर पहुंचा और ऊपर वाली रॉड पकड़कर खड़ा हो गया। तभी सामने शोर सुनाई दिया। पैसे नहीं हैं तो बस में क्यों चढ़ी? कंडक्टर की तेज आवाज गूंजी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। एक दुबली पतली लड़की भीड़ के बीच खड़ी थी। उसने फीकी सी सूती साड़ी पहनी हुई थी। बाल बंधे हुए थे, लेकिन कुछ लटें चेहरे पर चिपकी हुई थी। वो हाथ जोड़कर कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। भैया, काम पर जाना बहुत जरूरी है, शाम को दे दूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी। बस में बैठे कुछ लोग हंस पड़े। अरे रोज यही बहाना होगा। लड़कियों को देखकर लोग पिघल ही जाते हैं। तभी मेरी नजर उसके पैरों पर गई। वो एक बैसाखी के सहारे खड़ी थी। उसका एक पैर थोड़ा मुड़ा हुआ लग रहा था। बस के झटकों से वो बार बार डगमगा रही थी। मुझे अंदर से झटका लगा। इतने सारे मर्दों के बीच, तानों और हंसी के बीच वो अकेली खड़ी थी। उसके चेहरे पर सिर्फ गरीबी नहीं, अपमान का दर्द भी था। मैंने कंडक्टर से कहा, भाई साहब क्या बात है? वो बोला, इसके पास किराए के पैसे नहीं हैं, मैं रोज मुफ्त सेवा नहीं दे सकता। मेरी जेब में हाथ गया। कुल 300 रुपए थे। उसी में से मेरा टिकट कट चुका था। बाकी पैसों से दिन भर का खाना चलना था। लेकिन उस लड़की का कांपता हुआ चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। मैंने कहा, इसका टिकट भी काट दीजिए। बस में फिर हंसी गूंजी। अरे वाह, बड़ा दानी बन रहा है। खुद की शक्ल देखी है? मैंने किसी की तरफ नहीं देखा। कंडक्टर ने टिकट काट दिया। लड़की को सीट मिल गई। वो बैठते ही जैसे ढह गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, भगवान आपका भला करे। उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि मेरे भीतर अजीब सा सुकून उतर गया। बस धीरे धीरे रुक रही थी। कंडक्टर ने जोर से आवाज लगाई, अगला स्टॉप, उतरने वाले तैयार हो जाओ। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। हैरानी की बात यह थी कि वो लड़की भी उसी स्टॉप पर उतरने के लिए खड़ी हो गई। भीड़ के बीच वो अपनी बैसाखी संभालते हुए सावधानी से आगे बढ़ रही थी। मैं बस से नीचे उतरा तो पीछे से वो भी उतर आई। सड़क पर हल्की धूप फैल चुकी थी। लोग जल्दी जल्दी अपने काम की तरफ जा रहे थे। वो कुछ पल मेरे सामने खड़ी रही। उसके चेहरे पर अब घबराहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांत मुस्कान थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आपने आज जो किया उसके लिए धन्यवाद कहना भी छोटा लगेगा। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? इंसान इंसान के काम ना आए तो फिर किस काम का? वो कुछ क्षण मुझे देखती रही। उसकी आंखों में जैसे कोई गहराई थी, जैसे वो सिर्फ मेरा चेहरा नहीं, मेरे अंदर झांक रही हो। फिर उसने अपने छोटे से पुराने पर्स में हाथ डाला। पर्स भी बहुत साधारण था, किनारों से थोड़ा घिसा हुआ। उसने उसमें से एक छोटी सी मुड़ी हुई पर्ची निकाली। वो पर्ची हल्की पीली थी, जैसे लंबे समय से संभाल कर रखी गई हो। उसने वो पर्ची मेरी तरफ बढ़ाई। मैं थोड़ा चौंका। ये क्या है? उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, इसे अभी मत खोलिएगा। जब आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब आप बिल्कुल मजबूर हो जाएं, तब खोलिएगा। मैं हंस पड़ा। अरे मैं ठीक हूं, इतनी भी बुरी हालत नहीं है मेरी। वो फिर मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में एक रहस्य था। फिर भी इसे संभाल कर रखिएगा। मैंने बिना ज्यादा सोचे पर्ची जेब में रख ली। उस समय मुझे लगा, एक गरीब मजदूर लड़की भला मेरी क्या मदद कर पाएगी? शायद किसी मंदिर या किसी दानी व्यक्ति का पता होगा, या शायद कोई छोटा सा धन्यवाद का संदेश। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो मुड़ी और बैसाखी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ गई। कुछ कदम बाद उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर भीड़ में खो गई। उसकी वो आखिरी नजर अजीब सी थी,
जैसे वो जानती हो ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। मैं अपने काम की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर जेब में रखी पर्ची का हल्का सा स्पर्श महसूस हो रहा था। एक पल को मन हुआ कि निकाल कर देख लूं, लेकिन फिर सोचा क्या होगा उसमें, अभी तो मुझे काम पर पहुंचना है। दुकान पर पहुंचते ही मालिक ने आवाज लगाई, आज देर हो गई, जल्दी जल्दी माल उतारो। मैं काम में लग गया। बोरी उठाना, गिनती करना, गोदाम में रखना। सुबह का जोश दोपहर तक पसीने में बदल गया। लेकिन आज एक फर्क था, मैंने अपना टिफिन नहीं लाया था, क्योंकि घर में कुछ बचा ही नहीं था। सोचा था शाम को दिहाड़ी मिलेगी तो कुछ खा लूंगा। दोपहर होते होते पेट में मरोड़ उठने लगी, सिर थोड़ा चकराने लगा। मैं दीवार से टिककर खड़ा हो गया। तभी सड़क पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उस पर अन्न सेवा लिखा था। कुछ लोग उतरे और मजदूरों में खाने के डिब्बे बांटने लगे। एक युवक मेरे पास आया और बोला, भाई प्रसाद समझकर ले लो। मैंने डिब्बा लिया। हाथ धोकर जैसे ही पहला कौर मुंह में डाला, आंखें भर आईं। सुबह अगर मैंने उस लड़की का टिकट न कटवाया होता तो शायद आज ये भोजन भी ना मिलता। मन ने कहा, ऊपर वाला देख रहा है। मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोला, हे ठाकुर जी, आज भी भूखा नहीं रखा। शाम को दिहाड़ी मिली तो मैं सीधे राशन की दुकान गया। आटा, दाल, थोड़ा सा तेल और नमक खरीदा। जेब लगभग खाली हो गई। घर पहुंचा तो माँ चूल्हे के पास बैठी थीं। सीमा कपड़े सिल रही थी। माँ ने पूछा, आज कुछ खाया था बेटा? मैंने मुस्कुराकर झूठ बोला, हाँ माँ, दुकान पर खाना मिल गया था। सीमा ने मेरी आंखों में झांक कर देखा, जैसे वो सच समझ गई हो, लेकिन कुछ कहा नहीं। रात को खाना खाकर सब सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। बार बार वही बस का दृश्य सामने आ रहा था। लोगों की हंसी, लड़की की आंखों में आंसू, उसका धन्यवाद और वो रहस्यमयी पर्ची। मैंने जेब टटोली। पर्ची अभी भी वहीं थी। एक पल को लगा अभी खोलकर देख लूं, लेकिन फिर सोचा, उसने कहा था जब बिल्कुल मजबूर हो जाओ तब खोलना। अभी तो सब चल रहा है किसी तरह। फिर मैंने उसे पर्ची को उठाकर अपनी फाइलों के बीच में ऐसे ही डाल दिया। बस वाली घटना के कुछ दिनों बाद तक सब कुछ सामान्य सा चलता रहा, लेकिन वो सामान्य भी कितना असामान्य था ये सिर्फ हम ही जानते थे। घर की हालत पहले भी खराब थी, पर अब जैसे मुश्किलें एक साथ दरवाजा खटखटाने लगी थीं। काम कभी मिलता, कभी नहीं। जिस किराने की दुकान पर मैं बोरी उठाने का काम करता था, वहां मजदूरों की भरमार थी। मालिक अक्सर कह देता, आज काम कम है, आधे लोग वापस जाओ। ऐसे दिनों में मैं सुबह से शाम तक सड़कें नापता रहता। किसी गोदाम, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी, किसी निर्माण स्थल पर उम्मीद लेकर जाता, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, अभी जरूरत नहीं है, बाद में आना, पहले से लोग लगे हुए हैं। जेब में पैसे कम होते जा रहे थे और घर में जरूरतें बढ़ती जा रही थीं। माँ की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही थी। लगातार अधपेट खाना और चिंता ने उन्हें कमजोर कर दिया था। कभी घुटनों में दर्द, कभी चक्कर, कभी बुखार, लेकिन वो हमेशा यही कहती, मैं ठीक हूं बेटा, तू अपनी चिंता कर। छोटी बहन सीमा ने चुपचाप अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। वो मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलती, ब्लाउज काटती, फॉल लगाती और शाम को जो भी 50-100 रुपए मिलते मुस्कुराकर मेरी हथेली पर रख देती। भैया आज इतने मिले। उसकी आवाज में खुशी कम और मजबूरी ज्यादा होती थी। एक रात घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था। माँ ने 2 रोटियां बनाई, एक मुझे दी, एक सीमा को। खुद कहने लगी, मेरा मन नहीं है खाने का। मैं समझ गया वो झूठ बोल रही हैं। मैंने अपनी रोटी आधी करके उनकी थाली में रख दी। माँ, मैंने दिन में खा लिया था। लेकिन सच तो ये था कि मैंने कुछ नहीं खाया था। उस रात पेट की भूख से ज्यादा आत्मसम्मान की भूख जल रही थी। कुछ दिनों बाद दुकान पर अचानक बहुत भारी माल आ गया। ट्रक से सीमेंट और अनाज की बोरियां उतरनी थी। मजदूर कम थे, काम ज्यादा। मैंने खुद को झोंक दिया। एक एक बोरी कंधे पर रखता और गोदाम में डाला था। पसीना आंखों में घुस रहा था, सांसें फूल रही थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक बात थी, आज दिहाड़ी पूरी मिलनी चाहिए।
तभी एक बहुत भारी बोरी उठाते समय पेट के अंदर तेज झटका लगा। ऐसा लगा जैसे भीतर कुछ फट गया हो। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं बोरी सहित जमीन पर गिर पड़ा। मालिक गुस्से से चिल्लाया, ड्रामा मत करो, उठो, काम करो। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन सीधा खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। पेट में सुई चुभने जैसा दर्द हो रहा था। साथ काम करने वाले एक बुजुर्ग मजदूर ने धीरे से कहा, लड़के को आराम करने दो, हालत ठीक नहीं लग रही। लेकिन मालिक ने ठंडी आवाज में कहा, अगर काम नहीं कर सकता तो कल से मत आना। अगले दिन मैं फिर गया, क्योंकि मजबूरी आदमी से सब कुछ करवा लेती है। लेकिन दर्द और बढ़ गया था। दोपहर तक ही हालत खराब हो गई। शाम को मालिक ने साफ कह दिया, तुमसे अब काम नहीं होगा, किसी और को रख लेंगे। उस पल लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ से आखिरी सहारा भी छीन लिया हो। घर लौटते समय कदम भारी थे। रास्ते भर सोचता रहा, अब क्या होगा, माँ को क्या कहूंगा, सीमा की शादी कैसे होगी, क्या मेरी पढ़ाई बेकार चली गई। घर पहुंचा तो माँ ने सिर्फ मेरा चेहरा देखा और सब समझ गईं। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप मेरे सिर पर हाथ फेर दिया। उस स्पर्श में शब्दों से ज्यादा दर्द था। रात को घर में अजीब सी खामोशी थी। चूल्हा भी ठंडा था। सीमा कोने में बैठी चुपचाप रो रही थी, लेकिन आवाज नहीं कर रही थी। मैं बाहर आंगन में बैठ गया। आसमान में चांद आधा था, जैसे हमारी किस्मत। पहली बार लगा कि मैं सच में हार रहा हूं। 3 दिन बाद माँ को तेज बुखार हो गया। बदन तप रहा था। दवा के पैसे नहीं थे। मैं पड़ोसी से उधार मांगने गया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। पहले का पैसा चुकाओ, फिर नया दूंगा। मैं लौट आया। सीमा रोते हुए बोली, भैया कुछ करो। उसकी आंखों में डर था। माँ की सांसें तेज चल रही थी। मैंने पहली बार भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर रोया, हे प्रभु, अगर मेरी परीक्षा है तो मुझे सहने की ताकत दे, लेकिन माँ को बचा ले। उसी रात अलमारी के पास बैठा मैं अपनी पुरानी फाइलें देखने लगा। डिग्रियां, प्रमाण पत्र, सब कुछ जैसे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तभी एक पीला सा कागज नीचे गिरा। मैंने उसे उठाया। दिल धड़क उठा। वही पर्ची, वही बस वाली लड़की की दी हुई। मुझे उसकी आवाज याद आई, जब बिल्कुल रास्ता न बचे तब इसे खोलना। मैंने कांपते हाथों से पर्ची खोली। अब सच में कोई रास्ता नहीं बचा था। सुबह का आसमान धुंधला सा था, लेकिन मेरे भीतर उम्मीद और डर का अजीब सा मिश्रण चल रहा था। रात भर नींद नहीं आई थी। माँ का तपता हुआ माथा, सीमा की रोती हुई आंखें और जेब में रखी वो पर्ची सब एक साथ दिमाग में घूम रहे थे। मैंने फटे हुए जूते पहने। शर्ट की सिलाई एक जगह से उधड़ी हुई थी। आईने में खुद को देखा तो लगा, क्या सच में मुझे वहां जाना चाहिए? क्या लोग हंसेंगे नहीं? लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने पर्ची पर लिखा पता फिर पढ़ा। राजेश्वरी विहार, शिवांश निवास। ये शहर का पौश इलाका था, जहां जाने का तो क्या, मैं कभी पास से भी नहीं गुजरा था। मैं धीरे धीरे उस इलाके की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, सड़कें चौड़ी होती गईं। गाड़ियों की चमक अलग ही थी। दोनों तरफ बड़े बड़े घर, ऊंची दीवारें, सजे हुए लॉन, फव्वारे, सब कुछ मेरे संसार से बिल्कुल अलग। मुझे लगा जैसे मैं किसी फिल्म के सेट पर आ गया हूं। रास्ते में कई बार मन हुआ वापस लौट जाऊं, कि अगर वहां से भगा दिया तो, अगर ये सब मजाक निकला तो, अगर गार्ड ने अंदर ही न जाने दिया तो। लेकिन माँ का चेहरा याद आते ही कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते गए। कुछ देर बाद मैं एक बहुत बड़े काले लोहे के गेट के सामने खड़ा था। गेट के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, शिवांश निवास। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाथ पसीने से भीग गए। मैंने कांपते हाथों से घंटी दबाई। कुछ सेकंड, जो मुझे कई मिनट जैसे लगे। गेट के अंदर से एक वर्दी पहना गार्ड बाहर आया। उसकी नजर ऊपर से नीचे तक मेरे कपड़ों पर गई। उस नजर में सवाल भी था और थोड़ी सी तिरस्कार की झलक भी। क्या काम है? उसने सख्त आवाज में पूछा। मैंने हकलाते हुए जेब से पर्ची निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने पर्ची देखी, फिर मुझे देखा, फिर दोबारा पर्ची को देखा। उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदला। बिना कुछ कहे उसने इंटरकॉम पर अंदर बात की। कुछ पल बाद गेट धीरे धीरे खुलने लगा। उस आवाज के साथ जैसे मेरी किस्मत का दरवाजा भी खुल रहा था। अंदर आइए, गार्ड ने कहा। मैंने सावधानी से अंदर कदम रखा, जैसे किसी मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं। अंदर जो दृश्य था उसने मुझे स्तब्ध कर दिया।
हरा भरा लॉन, बीच में संगमरमर का फव्वारा, रंग बिरंगे फूलों की कतार, किनारे पर खड़ी महंगी गाड़ियां और सामने 3 मंजिला भव्य बंगला। मेरे पैरों में जैसे जान नहीं थी। मुझे लगा मैं गलत जगह आ गया हूँ। यहाँ मेरा क्या काम? मन में आवाज आई। एक नौकर मुझे अंदर हॉल तक ले गया। हॉल इतना बड़ा था कि उसमें हमारा पूरा घर समा सकता था। संगमरमर का फर्श, दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स, ऊपर झूमर जिसकी रोशनी पूरे कमरे को चमका रही थी। मुझे एक बड़े सोफे पर बैठने को कहा गया। मैं बैठा तो ऐसा लगा जैसे मैं उस सोफे के लायक ही नहीं हूँ। हाथ अपने आप घुटनों पर टिक गए, नजरें झुकी हुई थीं। हर सेकंड भारी लग रहा था। कहीं ये कोई गलतफहमी तो नहीं? क्या सच में मुझे यहाँ बुलाया गया है? तभी ऊपर की मंजिल से हल्की सी आहट आई। सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज। मैंने सिर उठाया। संगमरमर की घुमावदार सीढ़ियों से एक लड़की धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। मेरी सांस अटक गई। वो चेहरा, वही आंखें। मैं सोफे से लगभग खड़ा हो गया। वो वही लड़की थी, लेकिन वो बिना बैसाखी के चल रही थी। उसकी चाल बिल्कुल सामान्य थी। उसने सादे लेकिन बेहद सलीकेदार कपड़े पहने थे। आत्मविश्वास उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। मैं सन्न रह गया। ये कैसे? मेरे होठ सूख गए। वो सीढ़ियों से उतरकर मेरे सामने आकर रुकी। उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी, लेकिन इस बार उसमें मजबूरी नहीं, शक्ति थी। उसने कहा, आप आ गए। मुझे पता था आप जरूर आएंगे। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। दिल में एक साथ 1000 सवाल दौड़ रहे थे। क्या ये सपना है? क्या मैं गलत देख रहा हूँ? वो लंगड़ी थी, फिर आप कैसे चल रही है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। आप ठीक है? आपकी बैसाखी? वो हल्के से मुस्कुराई। उसने पास आकर कहा, बैठ जाइए, घबराइए मत। मैं धीरे से सोफे पर बैठ गया। हाथ अब भी कांप रहे थे। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने खुद बात शुरू की। आपके मन में बहुत सवाल होंगे कि उस दिन बस में क्या था और आज यहाँ क्या है। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप लंगड़ी नहीं थी? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं, मैं लंगड़ी नहीं हूं। मेरे अंदर जैसे कुछ हिल गया। एक पल को लगा, क्या मेरे साथ मजाक हुआ था? क्या मेरी भावनाओं से खेला गया था? शायद उसने मेरे चेहरे का भाव पढ़ लिया। वो बोली, कृपया गलत मत समझिए। जो कुछ भी हुआ वो एक परीक्षा थी, आपकी नहीं बल्कि दुनिया की। मैं चुप था। वो धीरे धीरे बोलती रही। मेरा नाम गौरी त्रिपाठी है। मेरे पिताजी इस शहर के बड़े उद्योगपति थे। उनका एक ही सपना था कि मैं सिर्फ अमीरों की दुनिया न देखूं, बल्कि असली दुनिया को समझूं। उन्होंने हमेशा कहा, दौलत से बड़ा इंसान का दिल होता है। उसकी आवाज में अपने पिता के लिए सम्मान और प्यार साफ झलक रहा था। कुछ साल पहले एक हादसे में पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसी दौरान उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा, गौरी, अगर तुम्हें आगे ये साम्राज्य संभालना है तो पहले इंसानों को पहचानना सीखो। मैं ध्यान से सुन रहा था, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि मैं साधारण कपड़े पहनकर बिना पैसे नकली बैसाखी लेकर सफर करूं। देखूं कि लोग कैसा व्यवहार करते हैं, कौन हंसता है, कौन ताने मारता है और कौन मदद करता है। मेरी सांसें जैसे थम गईं। उसने आगे कहा, उस दिन बस में लगभग 60-70 लोग थे। कुछ पढ़े लिखे, कुछ अच्छे कपड़े पहने हुए, कुछ मोबाइल में व्यस्त। लेकिन जब कंडक्टर ने मुझसे पैसे मांगे तो किसी ने आगे बढ़कर मदद नहीं की। उल्टा हंसी, ताने, फप्तियां। उसकी आंखों में एक पल के लिए वही पुराना दर्द लौट आया। मैंने उस दिन बहुत करीब से देखा। गरीबी से ज्यादा दर्द अपमान देता है। मेरे मन में वही दृश्य फिर से घूम गया। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन तभी आप खड़े हुए। आपने न मेरा चेहरा देखा, न मेरी सूरत, न ये सोचा कि लोग क्या कहेंगे। आपने बस इतना सोचा कि एक इंसान मुसीबत में है। मैंने धीरे से कहा, मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। वो मुस्कुराई। आजकल वही सबसे बड़ी बात है। कमरे में कुछ क्षणों के लिए शांति छा गई। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई।
लेकिन मैं जानती थी बड़ी कंपनी चलाने के लिए सिर्फ डिग्री नहीं, सही लोग चाहिए। वो मेरी आंखों में देख रही थी। उस दिन आपने जो किया वो मेरे लिए सिर्फ मदद नहीं थी, वो एक संकेत था कि अभी भी इस दुनिया में सच्चे लोग हैं। मेरी आंखें नम हो गई। मैंने नजरें झुका लीं। तभी उसने टेबल पर रखा एक फाइल कवर उठाया और मेरी तरफ बढ़ाया। मैं चाहती हूं कि आप मेरी कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम संभालें। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। लेकिन मैं तो सिर्फ एक मजदूर हूं, मेरी हालत आपने देखी है। वो हल्के से मुस्कुराई। आपकी हालत देखी है, लेकिन आपका चरित्र भी देखा है। डिग्री आपकी फाइल में है और ईमानदारी आपके चेहरे पर। मेरे अंदर बरसों की हताशा जैसे पिघलने लगी। मैंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मैं इस लायक नहीं। वो बीच में ही बोली, जिसने खुद भूखा रहकर किसी और को सम्मान दिया हो वो हर जिम्मेदारी के लायक होता है। इतने में उसने अपने स्टाफ को बुलाया। इनकी माँ की तबीयत खराब है, तुरंत डॉक्टर भेजिए और इनके घर राशन और दवाइयों का इंतजाम कीजिए। मैं सन्न बैठा था। ये सब इतना अचानक हो रहा था कि समझ नहीं पा रहा था सपना है या हकीकत। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, आज से आप अकेले नहीं हैं। मेरे अंदर का बांध टूट गया। आंखों से आंसू बह निकले। मैंने मन ही मन भगवान को याद किया। हे प्रभु, क्या सच में तूने मेरी सुन ली? गौरी ने धीरे से कहा, उस दिन आपने मुझे इज्जत दी थी, आज मेरी बारी है आपका सम्मान लौटाने की। माँ का इलाज अब ठीक से शुरू हो चुका था। पहले जहां हर दिन चिंता में बीतता था, अब एक हल्की सी उम्मीद दिल में जागने लगी थी। दवाइयां समय पर आ रही थीं, डॉक्टर की नियमित जांच हो रही थी। माँ के चेहरे पर जो थकान और दर्द की परत जमी रहती थी, वो धीरे धीरे हल्की पड़ने लगी। पहले घर में अक्सर सन्नाटा छाया रहता था, लेकिन अब रसोई से बर्तनों की हल्की आवाज आने लगी। राशन समय पर पहुंच गया, खाली डिब्बे फिर से भरने लगे। ये सिर्फ अनाज नहीं था, ये घर में लौटती स्थिरता का संकेत था। सीमा, जो पिछले कुछ महीनों से माँ की बीमारी और घर की तंगी के कारण अपनी पढ़ाई रोकने पर मजबूर हो गई थी, उसने दोबारा किताबें उठा लीं। पहले दिन जब वो स्कूल जाने के लिए तैयार हुई, उसकी आंखों में झिझक भी थी और चमक भी। मुझे लगा जैसे घर की दीवारों पर फिर से सपनों की तस्वीरें बनने लगी हों। उधर मेरी जिंदगी में भी एक बड़ा बदलाव आया। कंपनी में मुझे मैनेजर बना दिया गया। जिस दिन ऑफिस में पहली बार किसी ने मुझे सर कहकर बुलाया, तो कुछ पल के लिए मैं ठिठक गया। ये संबोधन सिर्फ पद नहीं था, ये मेरे संघर्षों की पहचान थी। उन रातों का सम्मान था जब मैं माँ के पास बैठकर सुबह तक जागता था और फिर बिना सोए ऑफिस चला जाता था। उन दिनों का फल था जब जेब में पैसे कम थे, लेकिन हिम्मत कम नहीं होने दी थी। गौरी हर फैसले में मुझे शामिल करने लगी थी। पहले वो सिर्फ मेरा साथ देती थी, अब वो मेरी साझेदार बन चुकी थी। ये दवा बदलनी चाहिए क्या? सीमा की कोचिंग यहीं लगवा दें? घर का बजट ऐसे ठीक रहेगा? हर छोटी बड़ी बात में वो मेरे साथ खड़ी रहती। अब मैं अकेला नहीं था। धीरे धीरे मेरे अपने शरीर का दर्द भी कम होने लगा। शायद वो दर्द सिर्फ मेहनत का नहीं, जिम्मेदारियों का था। जब मन पर बोझ कम हुआ तो शरीर ने भी राहत महसूस की। एक शाम गौरी ने चाय का कप मेरे हाथ में देते हुए धीमे स्वर में कहा, सीमा बहुत होनहार है, उसकी शादी अच्छे घर में होनी चाहिए। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, अपनापन भी था। सीमा अब सिर्फ मेरी बहन नहीं रही थी, वो गौरी के सपनों का भी हिस्सा बन चुकी थी। सीमा ने पढ़ाई फिर से शुरू की थी और उसने अपनी मेहनत से सबको प्रभावित कर दिया था। उसकी सादगी, समझदारी और व्यवहार ने रिश्तेदारों तक को चौंका दिया। शायद इसी का परिणाम था कि एक दिन एक अच्छे संस्कारी परिवार से रिश्ता आया। लड़का इंजीनियर था, पढ़ा लिखा, समझदार और सबसे बड़ी बात, संस्कारों में डूबा हुआ। पहली मुलाकात में ही उसकी आंखों में सम्मान साफ दिखता था। उसने सीमा से उसके सपनों के बारे में पूछा, उसके शौक के बारे में बात की। वो दिखावे से दूर था, लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। जब रिश्ता पक्का हुआ तो घर में जैसे त्योहार उतर आया। माँ के चेहरे पर महीनों बाद वो चमक दिखी जो बीमारी और चिंता ने छीन ली थी।
तैयारियां शुरू हो गईं। घर में रंगाई पुताई हुई, आंगन में झालरें लगीं, रिश्तेदार आने लगे, रसोई में पकवानों की खुशबू फैलने लगी। मैं अक्सर खड़ा होकर ये सब देखता और मन ही मन सोचता, क्या ये वही घर है जहां कुछ महीने पहले दवाइयों और पैसों की चिंता छाई रहती थी? शादी का दिन आया। बारात बैंड बाजे के साथ दरवाजे पर पहुंची। घोड़ी पर सजा दूल्हा, चमकती रोशनी, नाचते रिश्तेदार, हर तरफ उल्लास था। सीमा दुल्हन बनी जब मंडप में बैठी तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं था, विश्वास था। फेरे शुरू हुए। मंत्रों की आवाज, अग्नि की लपटें और वचनों का आदान प्रदान, सब कुछ इतना पवित्र लग रहा था कि मन अपने आप झुक जाता था। विदाई का समय आया तो माँ खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने सीमा को गले लगाया और फिर मेरी ओर देखकर रोते रोते बोली, बेटा, भगवान ने तुझे खाली नहीं लौटाया, तेरी मेहनत और तेरे धैर्य का फल आज मिल गया। उनके शब्द मेरे सीने में उतर गए। सच में ये सिर्फ सीमा की शादी नहीं थी, ये हमारे संघर्षों की जीत थी। बारात विदा हो गई, घर थोड़ा खाली हो गया, लेकिन अजीब बात ये थी कि इस खालीपन में भी सुकून था, क्योंकि अब चिंता की जगह संतोष ने ले ली थी। इन सब के बीच एक और रिश्ता चुपचाप गहराता जा रहा था। अब गौरी और मेरे बीच सिर्फ जिम्मेदारियों का साथ नहीं था। हम देर रात तक बातें करते, कभी भविष्य के बारे में, कभी बीते संघर्षों के बारे में। वो अक्सर मेरी सादगी की तारीफ करती। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी क्या है? क्या? तुम हालात के सामने झुकते नहीं, बस चुपचाप उन्हें बदल देते हो। मैं मुस्कुरा देता और मैं उसके आत्मविश्वास का कायल था। जिस तरह उसने मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े होकर हर फैसला साझे में लिया, वो मेरे लिए अनमोल था। एक रात छत पर हल्की हवा चल रही थी। शादी की थकान अभी पूरी तरह उतरी नहीं थी, लेकिन मन शांत था। गौरी ने अचानक कहा, अगर उस दिन तुम भी मुंह फेर लेते तो शायद मैं आज भी इंसानों पर भरोसा नहीं कर पाती। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वो सच्चाई थी जो शब्दों से कहीं गहरी होती है। वो आगे बोली, जब हर तरफ स्वार्थ दिखता है, तब कोई एक इंसान अगर बिना शर्त साथ दे दे तो जिंदगी बदल जाती है। उसके शब्दों ने मुझे अंदर तक छू लिया। शायद हमने एक दूसरे को सिर्फ सहारा नहीं दिया था, बल्कि एक दूसरे का विश्वास भी लौटाया था। अब हमारे बीच खामोशी भी बात करती थी, न कोई जल्दबाजी, न कोई दिखावा, बस एक सच्चा अपनापन। मुझे महसूस होने लगा था कि ये रिश्ता जिम्मेदारियों से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये दिल की धड़कनों तक पहुंच चुका है। गौरी अब मेरे फैसलों का हिस्सा ही नहीं, मेरी धड़कनों का हिस्सा बन चुकी थी। और शायद मैं भी उसके लिए सिर्फ एक सहारा नहीं, बल्कि एक भरोसा बन गया था। सीमा की शाही शादी ने हमारे घर को खुशियों से भर दिया था, और उन खुशियों की रोशनी में हमारा रिश्ता भी साफ दिखने लगा था, सच्चा, मजबूत और भविष्य की ओर बढ़ता हुआ। सीमा की शादी को कुछ सप्ताह बीत चुके थे। घर अब शांत था, लेकिन उस शांति में खालीपन नहीं था, संतोष था। माँ की सेहत भी अब काफी सुधर चुकी थी। ऑफिस का काम व्यवस्थित चल रहा था। जीवन जैसे एक लय में आ गया था। उस शाम मौसम भी कुछ अलग था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। छत पर आसमान साफ था और दूर कहीं मंदिर की आरती की आवाज आ रही थी। मैं और गौरी रोज की तरह बातें कर रहे थे, लेकिन उस दिन उसकी आवाज में एक अनकही गंभीरता थी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने मेरी ओर सीधे देखते हुए कहा, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो, मैंने सहजता से कहा। वो कुछ पल तक मेरी आंखों में देखती रही, जैसे हिम्मत जुटा रही हो। फिर उसने बिना घुमाए फिराए साफ शब्दों में कहा, जिसने बिना स्वार्थ मेरी मदद की जब मेरे अपने भी साथ छोड़ रहे थे, वही मेरे जीवन का साथी हो सकता है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? मेरे कानों में जैसे शब्द गूंज गए। मैं सचमुच सन्न रह गया। इतने महीनों की साझेदारी, संघर्ष, अपनापन, सब कुछ था हमारे बीच, लेकिन इस तरह का सीधा प्रस्ताव मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी स्पष्टता से अपने दिल की बात कह देगी। मेरे भीतर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मुझे वो पहला दिन याद आया, वही बस स्टॉप, जब मैंने बस एक इंसानियत के नाते उसकी मदद की थी। मुझे क्या पता था कि वो एक छोटी सी मदद जीवन का सबसे बड़ा रिश्ता बन जाएगी। गौरी,
तुम ये सब सोच समझकर कह रही हो? मैंने धीमे स्वर में पूछा। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। हाँ, मैं किसी एहसान के कारण नहीं कह रही। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर वो इंसान देखा है जिस पर जिंदगी भर भरोसा किया जा सकता है। उसकी सच्चाई ने मेरे सारे संदेह दूर कर दिए। मैंने सिर झुका लिया। ये निर्णय अकेले का नहीं था। उस रात मैं माँ के कमरे में गया। माँ तकिए के सहारे बैठी थी। मैंने उनके पास बैठकर सब कुछ बता दिया। माँ चुपचाप सुनती रही। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बेटा, रिश्ता वही टिकता है जहां सम्मान और विश्वास हो। अगर वो लड़की तुम्हारे साथ हर मुश्किल में खड़ी रही है तो वो बहू नहीं, इस घर की लक्ष्मी बनेगी। उनकी आंखों में आशीर्वाद था। मैं समझ गया, ये सिर्फ मेरी नहीं, पूरे परिवार की खुशी होगी। अगले दिन मैंने गौरी के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुमसे विवाह करूंगा। उसकी आंखों में जो चमक आई वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। वो चमक प्रेम की थी, विश्वास की थी और एक नई शुरुआत की थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। इस बार घर में फिर से शहनाइयों की धुन गूंजने लगी, लेकिन इस बार दुल्हन गौरी थी। शादी पूरे वैदिक रीति रिवाज से हुई। मंडप सजा, अग्नि जलाई गई। मंत्रोच्चार के बीच हम दोनों आमने सामने बैठे थे। माँ की आंखों में गर्व और संतोष साफ दिख रहा था। जब 7 फेरे शुरू हुए तो हर फेरे के साथ एक वचन लिया गया, सुख दुख में साथ रहने का, सम्मान देने का, विश्वास निभाने का। अग्नि की लपटों के सामने चलते हुए अचानक मेरे मन में वही पहला दृश्य कौंध गया। वही बस स्टॉप, वही भीड़, वही असमंजस में खड़ी गौरी। अगर उस दिन मैं भी दूसरों की तरह अनदेखा कर देता, अगर मैंने भी सोचा होता मुझे क्या, तो शायद आज ये पल मेरी जिंदगी में कभी नहीं आता। मांग में सिंदूर भरते समय मेरे हाथ हल्के से कांपे। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये जिम्मेदारी थी। गौरी ने जब वरमाला पहनाई तो उसकी मुस्कान में वही विश्वास था जिसने पहली बार मेरे दिल को छुआ था। शादी के बाद घर में नई रौनक आ गई। गौरी सिर्फ पत्नी बनकर नहीं आई थी, ये इस घर की नई ऊर्जा बन गई थी। लेकिन हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हम अक्सर उन दिनों को याद करते जब जिंदगी संघर्षों से भरी थी। तभी गौरी ने कहा, अगर हमें किसी ने मुश्किल वक्त में सहारा दिया होता तो शायद सफर आसान होता। क्यों ना हम किसी और के लिए वो सहारा बने। यही सोच आगे बढ़ी और हमने मिलकर इंसानियत सेवा ट्रस्ट की शुरुआत की। हम जरूरतमंदों की मदद करने लगे। कभी किसी की पढ़ाई का खर्च उठाया, कभी किसी बीमार के इलाज में सहयोग किया, कभी किसी बेटी की शादी में हाथ बटाया। मुझे हर बार संतोष मिलता जब किसी के चेहरे पर राहत की मुस्कान दिखती। शायद यही जीवन का असली अर्थ था। कभी कभी मैं अकेले उसी पुराने बस स्टॉप पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ जहां ये सब शुरू हुआ था। भीड़ अब भी वैसी ही होती है, बसें आती जाती रहती हैं, लेकिन मेरे भीतर एक अलग सुकून होता है। मैं मुस्कुराता हूँ क्योंकि उस दिन मैंने सिर्फ एक टिकट नहीं कटवाया था, मैंने अपनी किस्मत का दरवाजा खोल दिया था। और ये दरवाजा सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन तमाम लोगों के लिए भी खुला था जिन्हें अब इंसानियत सेवा ट्रस्ट के जरिए उम्मीद मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। साथ ही ये भी बताएं कि आप कौन से शहर से हमारी कहानी को देख रहे हैं। और हमारे चैनल पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कल फिर मिलते हैं किसी एक और नई कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राधे।